Hello, my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. And today we are going to discuss about the biology for NEET Prep 2020. यानी आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए 20 यानी कि टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और ये टॉप 20 क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोगों के कितने करेक्ट आंसर आते हैं सामने से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पहला काम क्या है कि आपकी संख्या पर्याप्त हो जाए, इसके लिए आप देखते हैं कि नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके और भी मित्र आ करके जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज हम आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं फॉर स्पेशली नीट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके पूरे चैप्टर्स को क्या करेंगे, पूरे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चंस का आंसर आपकी तरफ से आएगा। और आज आप लोगों को हम दो ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप्स तो ऐसा है कि जो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है और दूसरा ग्रुप्स ऐसा है कि जो अभी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दोनों ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप्स में देखते हैं कि आपके आंसर कितने करेक्ट होते हैं। यदि आपके आंसर करेक्ट होते हैं तो आज आप धमाल मचाएंगे और आपका टू द पॉइंट आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन 4 मिलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऑप्शन आपको यहाँ मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ जब भी आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपकी तरफ से खुशी में उसको इस पिस्तौल से उसको लॉक करके और खुशियाँ जाहिर की जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन यानी स्पेशली तो 2020 के लिए नीट प्रेप के लिए है, और इसके साथ साथ और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि पॉलिटेक्निक, डी फार्मा एंड टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी एंड अदर कंपटीशंस में ये प्रश्न आएंगे। और इस प्रश्न में एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसका एक एक वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हो गई है पर्याप्त संख्या, लेकिन और भी बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए तुरंत। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी तक? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये काम जरूर करिए जिससे कि और भी बच्चे आकर के जुड़ जाएं। यानी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्पेशली इसकी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लासेस में जाना बहुत मुश्किल है, तो हम उन बच्चों के लिए भी इस तरह के टॉप 20 क्वेश्चंस हम आपको चैप्टर वाइज देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर ए फ्लोरल होल्स। आप समझ सकते हैं कि इसमें से आर नॉट यानी कि जो करेक्ट नहीं है, आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर ए फ्लोरल होल्स। आप जानते हैं कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर कितने होल्स में, कितने चक्र में डिवाइड होता है, कौन कौन से होते हैं उसके पार्ट्स? तो 4 चक्र में होते हैं, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, तो हम इसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, इसलिए आप तब तक अपना आंसर जो है देख करके ढूंढते रहिए, और जैसे ही आपका आंसर मिलता है वैसे भी उसको लॉक कर दिया जाएगा। तो हमने क्या बताया कि देयर आर 4 फ्लोरल होल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम।
ये तो बात आपको क्लियर है। एंड कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी आर्गन्स। क्या होते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी आर्गन्स होते हैं, आर नॉन इसेंशियल हॉर्ल। वाइल एंड्रोसियम एंड गायनोसियम की बात किया जाए तो आर रिप्रोडक्टिव आर्गन, यानी एंड्रोसियम एंड गायनोसियम क्या होते हैं? फ्लावर के रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल। वहीं पे यदि कैलिक्स की बात किया जाए तो द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल्स ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर का जो सबसे बाहर वाला जो चक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है। और कैलिक्स ओनली किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? फ्लावर में ओनली ग्रीन कलर का होता है। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। और आप जानते हैं कि ये जो कैलिक्स है उसमें कई सेपल्स हो सकते हैं, कई सेपल्स से मिलकर के कैलिक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ वन मोर कार्पेल्स। तो आप समझ गए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है क्या होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको मालूम चल गया होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको गायनोसियम कहते हैं। तो इस पे मैंने आपको डिस्क्राइब दे दिया। अब आप बताइए आपका आंसर क्या है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट नहीं होए। जो फ्लोरल होल्स जो पुष्प के चक्र से अलग हो तो उसको आप क्या बताएंगे टेक्निकली तौर से? कौन सा आंसर क्लियर होगा? सर फर्स्ट का सी आंसर। फर्स्ट का सी आंसर होगा करेक्ट। बढ़ जाइए, फर्स्ट का कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। आप देखिए यहीं पर क्या गलती करते हैं। ठीक है। आपका आंसर सी सही है, लेकिन थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके चारों ऑप्शन पढ़िए। कहीं उसके नीचे भी तो ऑप्शन नहीं बने हुए हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नहीं आपने तुरंत देखा और मालूम चला कि एक कोरोला है या इसमें से, तो उसी में आपने टिक कर दिया, लेकिन उसके नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए कि ए का फर्स्ट एंड सेकंड, बी का थर्ड एंड फोर्थ, एंड सी का सेकंड एंड फोर्थ, एंड डी का क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे यह भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रोसियम, ठीक है, और कार्पेल और कोरोला एंड सेपल। तो इसमें क्या है जो टेक्निकली करेक्ट ना हो फ्लोरल होल्स में जो उसके 4 चक्र होते हैं, जो कौन कौन से चक्र होते हैं? एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस 4 चक्र के अलावा भी सेकंड में क्या लिखा हुआ है? कार्पेल लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? सेपल लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं ना कि जो 4 चक्र हमने क्या बताया? एंड्रोसियम, गायनोसियम और कैलिक्स एंड कोरोला। तो यहाँ पे क्या है? ये फ्लोरल होल्स में इसमें जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है उसका नाम बताना है। तो आप लोगों की तरफ से क्या नाम आया है? आया है कार्पेल एंड सेपल। इस तरह से ये नंबर आपका ऑप्शन फर्स्ट का ये क्लियर होता है। ये जो न्यू पार्टी बनी हुई है अनुपम पांडे जी की तरफ की पार्टी, उन्होंने इसको एकदम सही ऑप्शन बताया है। ठीक है। आइए अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। देखिए एम्ब्रियो सैक इज टू ओयूल एज। अब आपको देखना है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या है? इज टू ओयूल्स, यानी ओयूल्स किसके लिए? एम्ब्रियो सैक के लिए है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इज टू एन एंथर। तो अब यहाँ पे किसकी बात आ रही है? एंथर की बात आ रही है। तो आइए देखिए कि एंथर में क्या प्रेजेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ओयूल्स को क्या किसके लिए है? एम्ब्रियो सैक के लिए। तो एंथर तो आप जानते ही हैं। इसमें ऑप्शन देखिए, स्टमेंस है, बी नंबर फिलामेंट है, सी नंबर पॉलन ग्रेन्स है, और डी नंबर क्या है? एंड्रोसियम है। डी नंबर क्या है? एंड्रोसियम है। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक इज ए फीमेल गेमेटोफाइट। मीन्स आप इसको भी और भी कह सकते हैं ओयूल्स क्या है? मेगा स्पोरेंजियम है। ओयूल्स क्या होते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। एंड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं मेल गेमेटोफाइट। एंथर क्या होते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंथर किसके लिए होगा? पॉलन ग्रेन्स के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था? पॉलन ग्रेन्स था। ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छे ट्राई किया है। ठीक है ना, और शेयर करिए लोगों में थोड़ा सा, जिससे कि क्लास में पर्याप्त और बच्चे हो जाएं और पूरा आनंद लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा चैप्टर आपके लिए जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, तो आप जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करने के बाद, बहुत से बच्चे हैं तो सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, लेकिन और बच्चे हैं जो अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया हमने क्या बताया कि एम्ब्रियोसाइट क्या होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, एंड ओयूल्स को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। एंड पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ये मेल गैमेटोफाइट होते हैं, जिसकी एंथर यानी कि उसको हम माइक्रो स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड का आंसर हो गया पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? आइए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। इन ए टाइपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर, bisexual and hypogynous flower, the arrangement of a floral holes on the thalamus from the outermost to the innermost। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ जो फ्लोरल जो 4 चक्र हैं, उस चक्र के अंदर उसकी एक सीक्वेंस से अरेंजमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है। हाँ बोलिए, कौन सा आंसर सही होगा? सर थर्ड का ए आंसर। थर्ड का ए आंसर सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो इसलिए देखिए कैसे सही होगा। अभी हमने आपको बताया था कि फ्लावर का जो फर्स्ट चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। सेकंड चक्र क्या होता है? कोरोला होता है, जो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं और आप उनकी तरफ से क्या होते हैं? आकर्षित हो करके उस फ्लावर को जा करके तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो कोरोला होता है, और उसके ये आउटर पार्ट हो गया आउटर मोस्ट लेयर में, तो ये कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, फिर एंड्रोसियम, तब कहीं जा करके गाइनोसियम। तो ये भी आपके आंसर एकदम करेक्ट। बहुत अच्छे, कोशिश करते रहिए और भी। ठीक है ना, और बच्चे इसको शेयर करें जितना हो सके, उतनी मात्रा में, मतलब उतनी संख्या में आप इसको शेयर करिए। ठीक है, आप भी आनंद लीजिए और भी बच्चे आनंद लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि ए डाइकोटिलिडनस प्लांट्स बियर्स फ्लावर्स। भाई एक द्विबीजपत्री प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स को धारण करते हैं। हमने क्या बताया? जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं सब में फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कॉटिलिडन्स होते हैं, ये भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। जैसे क्या होते हैं? पी मीन्स मटर, ठीक है ना, और ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, अरहर, हाँ, ये दलहनी फसलें, यानी अगर इसके सीड को आप तोड़ें तो ये सीड कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए ऐसे प्लांट्स को डाइकोटिलिडनस प्लांट्स कहते हैं। मोनोकाट प्लांट्स भी आप यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। भाई मोनोकाट प्लांट्स में आपका व्हीट होगा, राइस होगा, आप उसको देखिए, अगर आप तोड़ते हैं तो कहीं से भी वो टूट जाता है। ठीक है, तो जो बराबर पार्ट में, इक्वल पार्ट में न टूट सके वो मोनोकाट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। और जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, टूट जाए, जैसे कि चना, अरहर, मटर, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं? डाइकोटिलिडनस प्लांट। तो याद रखिएगा कि डाइकोटिलिडनस प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। लेकिन वो क्या है? लेकिन कभी नहीं प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट एंड सीड। तो आपको बताना है यहाँ पे द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द एबव सिचुएशन इज। तो इसके लिए क्या, कौन सी सिचुएशन हो सकती है? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो ए डाइकोटिलिडनस प्लांट्स बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स बिकॉज क्या हो सकते हैं कि प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर क्लियर हो जाएगा? 4th का आंसर क्या होगा? डी।
तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर रहा ना कि प्लांट इज क्या होंगे, डायोसियस होंगे और बियर्स ओनली स्टैमिनेट फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे एक तो आप जानते हैं ना यूनिसेक्सुअल, जो यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होते हैं इसमें भी टू टाइप्स में आप कह सकते हैं कि एक तो डायोसियस होता है, ठीक है, और एक मोनोसियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायोसियस कैसे, यहाँ पे कि डायोसियस ऐसे ये प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो कि बियर्स ओनली स्टैमिनेट्स, ठीक है ना, केवल वो क्या है धारण करते हैं, ओनली स्टैमिनेट मीन्स स्टैमेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर की बात की जा रही है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको बताना है कि जो एक मेच्योर एंथर है उस मेच्योर एंथर का डायग्राम आपको मालूम होगा, ठीक है ना, कि उस मेच्योर एंथर के जो डायग्राम हमने बनाया था वो डायग्राम थोड़ा सा आप याद करिए। हाँ बताइए क्या आंसर होगा इसका, 5 का डी आंसर होगा सर। 5 का यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 5 का डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एक मेच्योर एंथर में एपिडर्मिस, और उसके इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या होती है, टैप्टम। इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एन एंथर आर एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर होती है जिसे आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, उसके बाद इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर उसके बाद में टैपिटम, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो गया। बहुत अच्छे बच्चों, आपने बहुत अच्छी कोशिश किया है, आगे कोशिश करिए और भी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चों हम यहाँ पे बता देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसा पॉइंट्स है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि मेल गैमेट्स का निर्माण हो रहा है। तो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय जो मियोसिस पाई जाती है या होती है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ पर मियोसिस होती है, किस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कैसा है, मेल गैमीट बन रहा है। अगर मेल गैमीट बन रहा है तो थोड़ा सा आप याद रखिए, याद करिए, यानी कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो मियोसिस कहाँ पे होगा, मियोसिस होता है कहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। अगर मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है वहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस हो रही है तो कहाँ होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसको, MMC। तो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो इस तरह से यह भी आंसर आपका करेक्ट हो गया। आप बहुत अच्छी कोशिश है, मुझे लगता है कि टॉप 20 में आप 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो फ्यूचर में आप MBBS डॉक्टर की सीट क्या करेंगे, आप एक सीट आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आइए और भी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो 6 पे क्या है, अच्छा ये हमने बता दिया, ठीक है ना। क्या हमने बताया यहाँ पे, इसका ऑप्शन बी MMC को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, MMC को, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना। वहीं फीमेल की बात किया जाए तो मेगा स्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मेल गैमीट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखिए, आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विथ द गायनोसियम। भैया आपको पहचानना करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो गायनोसियम से क्या हो, संबंधित हों, ठीक है, जो गायनोसियम से क्या हो, गायनोसियम से संबंधित हों, ठीक है ना। तो इस बार का आंसर किधर से आएगा, विवेक पांडे की तरफ से आएगा, ठीक है। तो इस बार विवेक पांडे जी आप आंसर बताइए तुरंत कि इसका आंसर क्या होगा। यानी कि आपको ये हम फिर से बता देते हैं कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे गायनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को
एंड्रोसियम कहते हैं। तो गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ किससे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना। एंड एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ, आप जानते हैं कि एंथर एंड फिलामेंट। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है, तो आप बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा, कौन सा आंसर होगा क्लास ये 7 नंबर क्वेश्चन का। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गायनोसियम से संबंधित है? सर 7 का ए आंसर। 7 का ए आंसर, ठीक है। अगर 7 का ए आंसर क्या है, देखिए स्टिग्मा, ओयूल, एम्ब्रायोसैक एंड प्लासेंटा, ठीक है ना। ये ऑप्शन अगर आप ध्यान देते हैं, हाँ ये ऑप्शन अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए स्टिग्मा भी है, ओयूल्स भी है और एम्ब्रायोसाइक और प्लासेंटा, ये गायनोसियम से ही एसोसिएटेड हैं। लेकिन अगर आप थैलमस की बात करें तो फ्लावर में थैलमस क्या है, उसका बेसल पार्ट होता है, ठीक है ना। इस तरह से अगर यहाँ ओयूल, ओवरी, एम्ब्रायोसाइक, टाइपिटम की बात करते हैं तो ये आप फ्लावर में भी आपने देखा कि मैच्योर एंथर की बात हो रही है, जो मेल की बात कह रहा है, ओयूल, स्टमेंस, ओवरी एंड एम्ब्रायोसाइक, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टमेंस भी अगर देखा जाए तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टमेंस आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा दूर रहिए, इसको हिलाइए नहीं तो बच्चों तक कोई बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट। आप देखिए कहाँ शुरुआत करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, अंदर से, और उसके बाद में द करेक्ट सीक्वेंस ए ऑफ पार्ट इज एन ओयूल आर। अब आप इसको ही बताना है कि इनर मोस्ट पार्ट से शुरुआत करना है, कहाँ से, और उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में उसको पार्ट इन एन ओयूल्स आर, ठीक है ना। वहाँ तक आपको उसको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग ध्यान दीजिए कि कैसे आप जो है इसको सही करेंगे, ठीक है। तो आप किसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ओयूल्स की बात किया जा रहा है। तो ओयूल्स का डायग्राम आपको मालूम होगा, ठीक है ना। अपने वीडियो लेक्चर में हमने ओयूल्स का डायग्राम बना करके आपको समझाया है, ठीक है ना। और उस ओयूल्स के डायग्राम में हमने क्या बताया था कि ओयूल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो आउटर एंड इनर इंटुगमेंट्स होती है, और उसके इनर मोस्ट लेयर में अगर आते हैं तो क्या होता है, जो है न्यूसिलस होता है, और उसके सेंटर में एम्ब्रियोसाइक होता है, और एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या होते हैं, चलाजल होते हैं, ठीक है ना। और ये ओयूल्स किससे, फ्यूनिकल्स से आप कहते हैं कि ये जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और जो फ्यूनिकल्स हैं और वहीं पर ये जंक्शन है किससे किसके बीच में, आप कह सकते हैं ओयूल्स एंड फ्यूनिकल्स के बीच में फिलम, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे देखते हैं फिर आपका आंसर। सर 8 तो का बी। 8 का बी आंसर, बहुत सही बच्चों, बहुत सही आंसर, विवेक पांडे की तरफ से एकदम करेक्ट आंसर। इस बार तो आपने बाजी मार लिया, हाँ लगता है एक सीट लोगे आप, कोई बात नहीं। आगे देखिए, तो ओयूल्स की बात है तो कहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है करेक्ट सीक्वेंस में, ठीक है ना, इनर मोस्ट से, अंदर से। तो सबसे पहले जब आप अंदर से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, पहले इग आएगा इनर मोस्ट में, फिर उसके बाद एम्ब्रियोसाइक, फिर न्यूक्लियस, तब फिर आउटर में इंटोगमेंट्स। देखिए कौन सा ऑप्शन, बहुत अच्छे, इग, एम्ब्रियोसाइक, न्यूक्लियस एंड इंटोगमेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 9, दैट आर ट्रू फॉर ए टाइपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि दैट आर ट्रू, भाई इसमें से कोई एक सही भी होगा, फॉर ए टाइपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपको ये बताना है कि एक फीमेल गैमेटोफाइट के फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए और इसको आप जो है समझिए, और इसके बाद पढ़ने के बाद भी इसका ऑप्शन यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप पहले ध्यान दीजिएगा
फर्स्ट नंबर 8 न्यूक्लिएटेड, इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड मैच्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में दिया गया है फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट्स, एंड यहाँ पे थर्ड पे दिया गया है इट इज सिचुएशन इनसाइड द इंटोगमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे दिया गया है इट हैज एन इग ऑपरेटस सिचुएटेड एट द चैलेंजल एंड। तो यहाँ पे ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होगा, करेक्ट होगा, तो ज़रा बताइए। तो क्या सोच करके आपने बताया यहाँ ABC में कौन सा ऑप्शन क्लियर हो रहा है? सर 9 का C। 9 का C सही हो रहा है। ठीक है, तो 9 का C, बहुत अच्छे। तो 9 का C आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों सही है फर्स्ट एंड सेकंड? तो देखिए भैया, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट एक फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ठीक ना, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन क्लियर हुआ। और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन भी आप देखते हैं तो फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट्स। ठीक है ना, और डेवलपमेंट्स के समय उसके जो है बहुत से केंद्रक मुक्त होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये टाइपिकल फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी एंड फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट्स। क्लियर, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे तो ऐसे बैठे हुए हैं कि बस देख रहे हैं और पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं है, बैठे यहाँ हैं और उनका मन कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा जागिए। ठीक है, अगर जागेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, जागरूक होइए। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोगेमी कैन अकर इन ए चेस्मोगेमस फ्लावर इफ। तो इस पे भी हमने डिस्कस किया है कि ऑटोगेमी स्वयुग्मन मीन्स ये किसका टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपने क्या देखा, अकर इन ए चेस्मोगेमस फ्लावर इफ। तो क्या है भैया, पढ़िए चारों ऑप्शन। पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओयूल एंड ओयूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन। सी नंबर है बोथ पोलन ओयूल मैच्योर सिमुल्टेनियसली एंड बोथ एंथर एंड द स्टिग्मा आर इक्वल लेंथ्स। चारों ऑप्शन को आप पहले पढ़िए ध्यान से और फिर उसके बाद में इसको आप आंसर करेक्ट बताइए। तो इससे पहले कि हम आपको कुछ क्या करते हैं, आइए हम और इसको डिस्क्राइब कर देते हैं जिससे कुछ सिंपल हो जाए। यानी आप मान लीजिए कि इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। ठीक है ना, इज रादर रेयर यानी कि पूरी तरह से ये दुर्लभ है। और उसके साथ साथ ऑटोगेमी इज सच फ्लावर रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma respectively, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑटोगेमी occurs in a chasmogamous flowers if। ठीक है ना, यदि ऑटोगेमी पाई जा रही है चेस्मोग्लामस फ्लावर्स में तो क्या है उसका करेक्ट आंसर। तो आप क्या बताएं करेक्ट आंसर? सर 10 का C आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। देखिए 10 का C आंसर क्या बताया इन्होंने, बोथ पॉलन ओयूल मैच्योर सिमुल्टेनियसली। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोथ पॉलन ओयूल मैच्योर एंड सिमुल्टेनियसली। ठीक है ना, तो ये आंसर इनका करेक्ट हुआ, बहुत सही। आइए आगे चलते हैं 11th, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपको कौन से ऑप्शन जो है क्या हैं करेक्ट हैं, उस ऑप्शन को आपको इसको करेक्ट करना है। तो पहले चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसको आप करेक्ट करिए। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट होगा। हाँ, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एक्सहिबिट ऑटोगेमी। तो क्या क्लिस्टोगेमस फ्लावर सदैव ऑटोगेमी प्रदर्शित करते हैं?
चेस्नोगेमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट जिटोनोगेमी। तो क्या चेस्नोगेमस फ्लावर सदैव जिटोनोगेमी प्रदर्शित करते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स एक्सिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। तो क्या ये दोनों, या तो फिर चेस्नोगेमस फ्लावर नेवर एक्सिबिट ऑटोगेमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या होगा? विवेक पांडे जी, इस बार आप नंबर लगाइए, आप बताइए तो। सर 11 का ए। 11 का ए, शाबाश, इस समय पढ़ाई में मन लगा रहे हो पूरी तरह से। चलिए देखो, अच्छा इन्होंने बताया कि ए आंसर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगेमी, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनका आंसर एकदम क्लियर हुआ। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसे फ्लावर होते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवायरेबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। क्लियर? क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एसड सीड सेटर, ठीक है, इवन इन absence ऑफ पॉलिनेटर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर वायोला, मीन्स कॉमन नाम में उसको पैंसी कहते हैं, और जेलिस कामेलिना, जिसे आप कनकौआ कहते हैं, ठीक है ना, एंड आर्किस, ठीक है ना, हाइपोगानस एंड ओराइज एंड सटाइवा। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आंसर क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। 12th का देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन लार्ज नंबर एंड इट स्टिग्मा आर लॉन्ग फीदरी, दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पोलिनेशन बाय। मेरे लेक्चर में ये अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आपको बताया भी गया करेक्टर्स में, ठीक है ना, ये किसका करेक्टर्स है, एयर का या वाटर का, एनिमोफिली फ्लावर्स की हाइड्रोफिली फ्लावर्स की अर्निथोफिली फ्लावर्स, ठीक है ना। तो ये सब उसके पार्ट्स आपको जानने थे। तो जिसको मालूम होगा कि भाई ये करेक्टर्स कैसे होते हैं, एक तो लाइट होंगे, हल्के होंगे, नॉन स्टिकी पोलन होंगे, और उसके साथ साथ लार्ज नंबर, बहुत अधिक संख्या में, एंड स्टिग्मा लॉन्ग एंड फीदरी, और उसमें पंख भी होंगे। तो आप समझ गए, पंख होते तो उड़ जाती मैं ना, बात सही है। तो अब आप समझ लीजिए, जो भी उड़ सकता है वो क्या होगा? लाइट होगा, नॉन स्टिकी होगा, इन ए लार्ज नंबर, एंड स्टिग्मा और लॉन्ग फीदरी, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे फीदर मीन्स क्या होते हैं, पंख। और पंख तो इस समय सभी बच्चों के लगे हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। पता नहीं अभी यहाँ बैठे, कुछ देर बाद कहीं और भी जाके बैठ जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं। दीज आर मॉडिफिकेशन फैसिलिटीज पोलिनेशन बाई। इस बार का आंसर रश्मि की तरफ से आएगा। बोलिए रश्मि, इसका कौन सा आंसर क्लियर होगा? बहुत अच्छे, ठीक है, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश रही आपकी रश्मि जी, ठीक है। चलिए आइए, कोशिश अच्छी थी, इस बार और अच्छी कोशिश करिएगा। बता तो ले रहे हो लेकिन तैयार रहा करिए, ठीक है। आइए देखिए, तो हमने बता दिया पहले ही, ठीक है, क्या बताया है कि ये पार्टिकुलर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके क्या कह सकते हैं कि आर माइक्रोस्पोर आर पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, वो लाइट होंगे, हल्के हैं, ठीक है ना, और नॉन स्टिकी होंगे, चिपकेंगे नहीं, अगर चिपक जाएंगे तो उड़ेगा कहाँ से। और उसके साथ साथ इन लार्ज नंबर स्टिग्मा और लॉन्ग फीदरी, और उनके पंख भी होते हैं। तुम्हारे पास कितने पंख हैं? हाँ, उड़ने के लिए 2 पंख हैं। तो उस तरह से ये प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो कि उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है पहुँचते हैं। बहुत लंबी सफ़र करते हैं ये, ठीक है। ऐसे भी आपको बहुत लंबी सफ़र करनी है, ये पता नहीं कितने कंपटीशन क्रॉस करने हैं। हाँ, तो इसी तरह से तैयारी करते रहो। दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिट पॉलिनेशन बाई, क्या होगा बेटा? विंड मीन्स वायु। अगर वायु का पॉलिनेशन वायु के माध्यम से हो रहा है तो क्या कहते हैं इसको? एनिमोफिली, एनिमोफिली फ्लावर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। भैया इसमें से कोई एक को आपको चूज करना है, जो ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी भी हो सकता है, ठीक है। तो
इसे भी आपको बताना है। तो कोई एक इसमें सही होगा। तो क्या लिखा हुआ है, मोनोसियस प्लांट्स बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड डायोसियस प्लांट्स बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। मोनोसियस प्लांट्स विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड डायोसियस प्लांट्स विथ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये 4 ऑप्शन हैं और कोई एक ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है ना, कि वो क्या करते हैं, ऑटोगेमी एंड डिटेनोगेमी बोथ दोनों को ही क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है ना। ऑटोगेमी और डिटेनोगेमी को रोकने का कार्य करते हैं और वो क्या हो सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि ऑटोगेमी मीन्स क्या होता है, सेम फ्लावर। ऑटोगेमी मीन्स क्या होता है, सेम फ्लावर, ठीक है। तो सेम फ्लावर। एंड डिटेनोगेमी मीन्स क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। ऑटोगेमी मीन्स सेम फ्लावर एंड जिटोनोगेमी मीन्स होता है डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। जीनोगेमी डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर, ठीक है ना। 3 वर्ड हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, कोई भी पॉइंट्स इसके छूट नहीं रहे हैं। तो ऑटोगेमी मीन्स क्या होते हैं, सेम फ्लावर। जिटेनोगेमी मीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। एंड जीनोगेमी मीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स। भाई अलग अलग प्लांट्स पे फ्लावर जो लगे होते हैं वो क्या होंगे, जीनोगेमी होंगे, ठीक है ना। ऑटोगेमी में केवल एक ही फ्लावर में ही ये ऑर्गन्स मौजूद होंगे, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और यहाँ पे अगर देखें तो जिटेनोगेमी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फ्लावर, ठीक है ना, ऑफ द सेम प्लांट्स। एक पौधे के मान लीजिए 3-4 पुष्प हैं, तो एक पौधे के एक पुष्प का दूसरे पुष्प तक जो है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर। डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल आर फीमेल। डायोसियस प्लांट्स, जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं, बियरिंग ओनली मेल आर फीमेल, क्या होते हैं, ओनली मेल एंड फीमेल को ही धारण करते हैं ये, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये पॉइंट क्या हमने बताया, फिर से ध्यान दीजिए। डायोसियस प्लांट्स बियरिंग ओनली मेल आर फीमेल फ्लावर प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड डिटेनोगेमी, ठीक है ना। तो जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं ये केवल मेल या फीमेल, ठीक है ना, फ्लावर ही इसमें होते हैं, जो कि ऑटोगेमी एंड डिटेनोगेमी को क्या करने का कार्य करते हैं, रोकने का कार्य करते हैं। तो इस बार चलिए आप बताइए, खुशी की तरफ से आप बताइए। हाँ सर 13 का बी। बहुत सही, 13 का बी करेक्ट आंसर। अभी हमने बताया कि जो डायोसियस प्लांट्स बियरिंग ओनली मेल आर फीमेल फ्लावर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी कोशिश रही, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइक। भाई जब एक फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक क्या है, उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को बताने हैं। एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसाइक में क्या हैप्लॉइड है, क्या डिप्लॉइड है और क्या ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, इन पे आपको बताना है। तो आप तुरंत 4 ऑप्शन देखिए, सिनर्जिड, जाइगोट, पीईएन। पीईएन मीन्स क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म, ठीक है ना, न्यूक्लियस। सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियाई। सेकंड हुआ बी। सी नंबर में क्या है, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड एंड पीईएन। पीईएन का शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है ना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये डी नंबर क्या, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई एंड जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक में कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, कौन सा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है, और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट होगा। तो आप जो है बताने की कोशिश करिए, ठीक है, बताने की आप लोग कोशिश करिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, इसको आप पहचान लेंगे, फिर कभी भूलेंगे नहीं। इसके मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके एक एक वर्ड, ठीक है ना, से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये स्पेशली नीट एग्जाम्स के लिए 2020 के लिए है, ठीक है। और भी जो भी एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी या पॉलीटेक्निक्स, हाँ, या और भी एग्ज़ाम्स होते हैं मेडिकल एंट्रेंस के, ठीक है ना। तो अगर ये आपने टॉप 20 क्वेश्चन कर लिया
तो इस टॉप 20 से भी आप टॉप 100 क्वेश्चन बनेंगे, फिर भी आप करके चले आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए बताइए क्या होगा 14 का क्वेश्चन का आंसर। सर 14 का ए आंसर। 14 का ए आंसर, ठीक है। सिनर्जिड, जाइगोट एंड पीईएन। सिनर्जिड, जाइगोट एंड पीईएन। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देंगे? फिर से हम बता रहे हैं आपको कि जब एक फर्टिलाइज एम्ब्रियोसाइक होगा तो हमने बताया था कि एक मेच्योर एम्ब्रियोसाइक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब उसमें भी आप देखिए जो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं एम्ब्रियोसाइक में, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं एम्ब्रियोसाइक में, उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और वो क्या होते हैं? एन, ठीक है ना, पोलर यार सेकेंडरी न्यूक्लियस। और उसके बाद में कहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी में माइक्रोपाइल की तरफ की बात अगर किया जाए तो जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं वहाँ पे क्या आपका इग सेल और सिनर्जिड सेल्स होगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, और उसके साथ साथ आप ध्यान दे सकते हैं कि एंटीपॉइडल सेल्स, ठीक है, चलाजल एंड की तरफ होती है। तो जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के माध्यम से क्या करती है, इंटर करती है, तो सबसे पहले पोलन ट्यूब का एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस इग सेल से मिलकर के जाइगोट बनाएगा। तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और वहीं पर से एक मेल गैमीट जाकर के किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा, तो वो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। उसके द्वारा इंडो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो सिनर्जिड सेल्स है वो ऑलरेडी ऐसी सेल्स है जो हैप्लॉइड है। आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे 14 का। 14 का आप लोगों ने कौन सा आंसर क्लियर किया? 14 का ये देख लीजिए, सिनर्जिड हुआ, जाइगोट हुआ और प्राइमरी एंडोस्पर्म कहाँ से हुआ? पोलर न्यूक्लियाई से डेवलप हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इन एन एम्ब्रियोसाइक द सेल दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई एम्ब्रियोसाइक में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सा पार्ट उसका क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है। ठीक है ना, एम्ब्रियोसाइक हमने बता दिया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे तो जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा एम्ब्रियोसाइक तो उसका कौन सी सेल क्या होगी? डिजनरेट होगी। कौन सी सेल्स नष्ट हो जाती है? अगर कौन सेल नष्ट होती है तो आप ध्यान से ऑप्शन पढ़िए पहले। क्या है ए नंबर में? सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सिनर्जिड एंड एंटीपॉइडल सेल्स, एंटीपॉइडल एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, एंड डी नंबर है इग एंड एंटीपॉइडल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी सेल्स से, ठीक है, कौन कौन सी सेल से क्या हो रहा है और उस एम्ब्रियोसाइक में कौन सा सेल का पार्ट ऐसा है जो डिजनरेट हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 का? सर 15 का बी। 15 का बी, बहुत सही। विवेक पांडे ने तो बाजी मार दिया, बहुत अच्छे। कोशिश करो, लेकिन तुम शरारती बहुत हो, ठीक है ना, और ये इसमें थोड़ी सी शरारती में थोड़ा सा कमी करो, और ठीक है ना, ताकि और अच्छे से आगे समझ सको। तो बी ऑप्शन उन्होंने बताया कि सिनर्जिड सेल एंड एंटीपॉइडल सेल, हमने डिफाइन कर दिया पहले, बता दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। एक मेच्योर एम्ब्रियोसाइक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, और उसमें इग सेल्स के पास में जो सिनर्जिड सेल्स होती है वो डिजनरेट हो जाती है, वो क्या होती है? वो नष्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। और एंटीपॉइडल सेल्स भी क्या होती है? वो भी नष्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हुआ, बहुत अच्छे। आइए यहाँ पे देखते हैं, वाइल प्लानिंग फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, इस पे भी हमने डिस्कस किया है अभी पिछले वीडियो लेक्चर में कि वाइल प्लानिंग फॉर ए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, जो कृत्रिम संकरण का जो प्रोग्राम किया जाता है उसमें डायोसियस प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रिलीवेंट्स। आप बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है। हाँ, इसको अभी हमें और भी डिस्क्राइब करना था, ठीक है ना, कि इन एन एम्ब्रियोसाइक सिनर्जिड्स एंड एंटीपॉइडल सेल डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
लेकिन आपको यहाँ पे और भी बातें बता दूं कि ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। क्या होती है ओवरी? किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ओवरी वाल जो होती है वह पेरिकार्प और जिसे आप फ्रूट वाल कहते हैं, ठीक है ना। ओयूल्स किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओयूल फ्रूट में, ओवरी वाल पेरिकार्प और जिसे आप फ्रूट वाल कहते हैं। और ओयूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में और ओयूल सीड में, ठीक है ना। आउटर इंटीगमेंट्स मीन्स टेस्टा, जिसे आउटर सीड कोड कहते हैं। एंड इनर इंटीगमेंट मीन्स टेस्ट, क्या बोलते हैं? टेगमेन, और जिसे हम क्या कहते हैं? इनर सीड कोड। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसका निर्माण करता है? PEN, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस मीन्स इंडो स्पर्म का। और एग सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? फर्टिलाइज के बाद जाइगोट में, ठीक है। तो ये तो आपका हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। जो अगला क्वेश्चन है उसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर फिल, जिसमें हमने क्या बताया है कि while planning for an artificial hybridization program involve dioecious plant, which of the following steps would not be relevant? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए रश्मि, क्या क्या? 16 का C। 16 का C, बहुत अच्छे। इमस्कुलेशन, क्या हो जाएगा? इमस्कुलेशन। तो इस पे हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर से बता देते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इज important to make sure that only desired pollen grains, ठीक है, are used for pollination and the stigma are protected from contamination। मीन्स कह सकते हैं अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स को उसमें रोकना है, ठीक है ना। द अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बाइंगिंग टेक्निक, जिसको हम क्या कह सकते हैं? बाइंगिंग टेक्निक कह सकते हैं या इमस्कुलेशन कह सकते हैं। इमस्कुलेशन इज रिलेवेंट इन मोनोसियस प्लांट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया है? करेक्ट आंसर आपका 16 का C, इमस्कुलेशन, बिल्कुल सही। आइए 17 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द एम्ब्रियो ऑफ द टाइपिकल डाइकाट एंड ए ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर। अब यह भी आप ध्यान दीजिए, मैंने डाइकाट और मोनोकाट, ठीक है ना, का जो स्ट्रक्चर्स था उसको भी हमने आपको बताया है और समझाया है, ठीक है। उसको भी हमने आपको बताया है, समझाया है, ठीक है ना, कि ये एक डाइकाट इम्ब्रियो और एक मोनोकाट इम्ब्रियो में जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो 17 का यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है बताना है कि 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, क्या हो जाएगा? कॉटिलिडन्स एंड स्कुटेलम, ठीक है। तो वहाँ डाइकाट में कॉटिलिडन्स और यहाँ जो ग्रास की बात की जा रही, घास क्या है? एक बीजपत्री है, तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? ये इसके कॉटिलिडन के समान है। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्कुटेलम पाए जाते हैं। मोनोकाट में क्या होते हैं? स्कुटेलम होते हैं, डाइकाट की तरह, ठीक है बच्चों। तो ये अभी तक आपको मैंने कितने क्वेश्चंस क्लियर करवाए? 17 क्वेश्चन, थोड़े से और हैं, ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस के लिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए 17 के बाद हम चलते हैं कहाँ पे? 18 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड, भाई एक ऐसी घटना है जिसे आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में, वेयर इज इन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियो विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ठीक है ना। विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या हो रही है भैया। यहाँ पे एक ऐसी घटना का ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि कुछ प्लांट्स में क्या किया जा रहा है कि वेयर इन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड, ठीक है ना, फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियो विथआउट फर्टिलाइजेशन। अगर उसमें ही विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा प्रोसेस हो रही है तो उसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आप जो फिनोमिनन है उसको आप एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।
ये बात क्लियर हो गई। अब आइए चलते हैं 19 नंबर पे। इन ए फ्लावर मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगा स्पोर्स विथ आउट अंडर गोइंग मियोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो साइक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि भाई एक फ्लावर है, उसका मेगा स्पोर मदर सेल जिसे आप एमएमसी कहते हैं, वो फॉर्म्स मेगा स्पोर विथ आउट अंडर गोइंग मियोसिस। ठीक है, इसमें मियोसिस की प्रोसेस हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना है कि जिसमें मियोसिस की प्रोसेस undergoing meiosis without undergoing meiosis and if one of the megaspore develops, ठीक है ना, into an embryo sac its nuclei would be। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि in a flower the megaspore mother cell from megaspore without undergoing meiosis and if one of the megaspores develops into an embryo sac, nuclei would be diploid। क्या होगा? nuclei would be diploid। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए सर 18 का बी। बहुत सही, 18 का बी आंसर तो हो गया, लेकिन 19 का पूछ रहे हैं तो 19 का भी बी आंसर। ठीक है, चलिए आपने उसको बता दिया है, कोई बात नहीं, डिप्लॉयड। आइए अब देखते हैं लास्ट, यानी कि आप अभी तक 19 क्वेश्चन करेक्ट कर चुके हैं और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्या है, द फिनोमिनन वेयर इज द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट विथ आउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। आप समझ गए? अगर ओवरी आपको बताना है, यहाँ पे क्या बताना है कि एक ऐसी घटना इसमें ओवरी डेवलप्स होकर के फ्रूट निर्माण करती है, लेकिन बात शर्त क्या है यहाँ पे कि विथ आउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। शर्त यही है इसकी कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और ओवरी डेवलप्स होकर के किसमें, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जा रही है। इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया और इसी तरह आपके लिए हम ये टॉप 20 क्वेश्चंस ले करके आते रहेंगे और आप बस इतना करिए मेरे लिए कि आप इसको शेयर कर दीजिए और बच्चों में, जिससे कि वो बच्चे भी अपने घर पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके और अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की लाइफ साइकिल, भाई सबका जीवन चक्र चलता है तो हम थोड़ा सा प्लांट्स का भी जीवन चक्र देख लेते हैं। तो वेल डेवलप्ड जो प्लांट्स हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आप देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टमेंस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, कार्पेल। अब स्टमेंस में क्या है, एंथर। एंथर क्या है, विथ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है ना, एंड ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू में कन्वर्ट हुए, और जो माइक्रोस्पोरोजिनस जो टिश्यू है उसमें कौन सी सेल, एमएमसी। याद रखिएगा, यहीं पर ही चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल, अगर फीमेल की बात किया जाए तो यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल। तो यहीं पर ही क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। अब आप समझ जाइएगा कि मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइड यानी कि डिप्लॉयड। यानी कि ये जो मियोसिस से हमने ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, डिप्लॉयड बॉडी होगी, मीन्स स्पोरोफाइट उसका डिप्लॉयड होगा। अब अगर हम आपसे कहें कि स्पोरोफाइट की लास्ट सेल क्या होगी, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब यहीं पर से मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद में क्या बनेंगे, मेल से मेल गैमीट और फीमेल से फीमेल गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो डिवीजन हुआ मियोसिस का, तो क्या बन गए, माइक्रोस्पोर और पॉलन। चाहे माइक्रोस्पोर कहिए चाहे पॉलन कहिए, और ये पॉलन जो है, पॉलन मेल गैमेटोफाइट बन करके मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मेनली स्पर्म होते हैं। इसी तरह इसकी बात किया जाए तो जो मेगा स्पोर है ये फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियोसाइक, और फीमेल गैमेट्स में ओस्फियर होते हैं। अब यह मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की फर्टिलाइजेशन हुआ,
फ्यूजन हुआ, इसी को हमने क्या किया, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन इज नोन एज सिंगेमी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सिंगेमी भी कहते हैं। यहाँ पर से आपका अगर कहा जाए कि गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल क्या होती है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। यहाँ पे से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल क्या होती है, याद रखिएगा, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। और लास्ट सेल क्या होती है, यहाँ मेल एंड फीमेल गैमेट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल कहाँ से स्टार्ट होती है, जाइगोट से। कहाँ से, जाइगोट से। अब ये जाइगोट डिवेलप्स करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और एम्ब्रियो डिवेलप्स करके किसका, ओयूल मैच्योर इनटू सीड में मैच्योर हो जाएगा, फिर सीड जर्मिनेट करेगा, फिर न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ये क्लियर हुआ। ठीक बच्चों, यहाँ तक कि क्लास बहुत अच्छी रही, आप लोगों ने बहुत बढ़िया कोशिश किया और इसी तरह कोशिश करते रहिए और इसको लाइक और शेयर करते रहिए। जितना भी आप शेयर करेंगे आप मान के चलिए कि उतना और आनंद आएगा। ठीक है ना, और भी आपके मित्र फ्रेंड्स लोग इसमें जुड़ेंगे और आनंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, यही आपसे हम चाहते हैं। और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हुई हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करें और मैं उनका सलूशन उनको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ आशीष जी, आपकी तरफ से ये कमेंट मिला है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं कि जो माइक्रोस्पोर में अगर सेल डिवाइड हो रही है 1 से 2 सेल, 2 सेल से उसको 4 सेल में, जब 4 सेल में डिवाइड हुई है तो उस 4 सेल को हम टेट्राड बोल देते हैं, मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है ना, यानी कि वह एक प्रकार का मेल गैमेट का पार्ट है और जिसमें सेल डिवाइड हो करके 4 सेल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है ना, और 4 सेल में कन्वर्ट हो जाने से उस माइक्रोस्पोर के साथ में टेट्राड लग गया, क्योंकि सेल कितने में 4 पार्ट में डिवाइड हो गई, 4 सेल में। ठीक है ना, तो उसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, अब अगर क्लियर हो गई हो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। ठीक है, थैंक यू।